नमस्कार, स्वागत है आपका पब्लिक इंडिया पर। मैं हूं नीलू व्यास। अभी थोड़ी ही देर पहले इंडिया गठबंधन का एक डेलीगेशन जिसमें कि 11 पार्टीज के प्रतिनिधित्व थे, वो चुनाव आयोग से मिलने गए थे कि ये जो मतदाता सूची के का रिवीजन किया जा रहा है, जिसको हम स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन कह रहे हैं SIR के नाम से, वो बिल्कुल भी जायज नहीं है। और तमाम सवाल कि भाई आप इंक्लूजन के बजाय आप एक्सक्लूजन करने में लगे हुए हैं। जिन लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, आप उन लोगों को चुनावी प्रक्रिया से बाहर कैसे कर सकते हैं? क्या आप जिन लोगों ने अभी तक चुनाव में हिस्सा लिया है, क्या आप उनको उस चुनावी लैंडस्केप से बाहर कर देंगे? ये सारे बड़े सवाल हैं जो इंडिया अलायंस ने खड़े किए आज चुनाव आयोग के सामने। लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं था। वही बात आरजेडी के सांसद मनोज झा ने भी कहा कि चुनाव आयोग के साथ जो मीटिंग थी वो बिल्कुल सौहार्दपूर्ण नहीं थी, वो किसी भी तरह से सुनने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये जो चुनाव आयोग का अड़ियल रवैया है, ये स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन को लेकर जो मतदाता सूची का बिहार में किया जा रहा है, ये क्या दर्शाता है? क्या चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने मन बना लिया है कि वो राजीव कुमार से ज्यादा बड़ा फ्रॉड अब वो बिहार में करके दिखाएंगे? आज इसी पर हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ देश के जाने माने इलेक्शन डेटा साइंटिस्ट और एकेडमिशियन डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग जुड़ रहे हैं। डॉक्टर प्यारेलाल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। और इंडिया गठबंधन की बैठक अभी खत्म हुई है और चुनाव आयोग ने सुना नहीं है। उनकी जितनी दलीलें थी, पॉइंट बाय पॉइंट चुनाव आयोग ने नहीं सुना। इसका मतलब क्या है? क्या चुनाव आयोग ये मन बना चुका है कि अब उसको बड़े से बड़ा फ्रॉड बिहार में करना है? धन्यवाद नीलू जी। पहले तो मेरे को इस मंच पे बुलाने के लिए। बड़ी बात ये है कि कल 1 तारीख को चुनाव आयोग में ने अपने वेबसाइट पे डाला कि हम सब पार्टियों से बातचीत कर रहे हैं। तो उसमें डाला कि ये हमारे पास आके गए हैं, ये आके गए हैं, अभी वो आ जाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि उसी दिशा में ये शायद होगा जो आज ये मिले हों और उसमें ये पॉइंट भी उठाया हो। लेकिन एक बात जो बड़ी बात है वो पहले मैं ये जो चुनाव आयोग नहीं मान रहा, इसका मतलब है वो कुछ ना तो वो देख रहा है कि हकीकत रियलिटी क्या है, सिचुएशन क्या है, स्थितियां परिस्थितियां क्या हैं पूरे बिहार में। ना वो ये देख रहा है ये काम कितना है, टास्क। ना वो ये देख रहा है कि इसका कितना अनिवार्य है होना, अगर ना हुआ तो क्या गड़बड़ हो जाएगी। ना वो ये देख रहा है कि क्या ये टास्क उसकी जो भी मैन पावर है वो कर सकती है। अभी मैं कानून के दायरे में नहीं जा रहा, पहले मैं ये कहता हूं ये इम्प्रैक्टिकल है, ये पॉसिबल ही नहीं है। इट इज जस्ट लाइक एज ए रजिस्ट्रार और ए डीन ऑफ यूनिवर्सिटी आस्क ए टीचर टू मार्क 1000 कॉपीज इन 1 डे। इट इज जस्ट लाइक दैट। ऐसा है कि इतना काम कर दो, आज ही अभी कर दो। ऐसे नहीं होता, इसमें टाइम लगता है। सो एक तो बात ये है, उसने इसको लॉजिस्टिक्स जिसको हम बोलते हैं कि कैसे होगा, कौन करेगा, कानून को कैसे लागू करेंगे, उसमें जो जो कानूनी प्रावधान है उसको कैसे, कितना टाइम चाहिए, जिस चीज के लिए जितना टाइम चाहिए, जो हमारा जो पीपल्स रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 जो बोलता है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ इलेक्टर्स रूल्स 1960 बोलते हैं, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन 1961 वो बोलता है, उसमें किसी भी तरीके से, बाकी बात छोड़े हम, जायज क्या है नाजायज क्या है बाद में आएंगे, ये काम हो ही नहीं सकता। जो काम हो नहीं सकता इस समय में अगर वो करेगा तो इसका मतलब बड़ी गड़बड़ करेगा। और वो इस पे अपनी जिद करता है, अपना स्टैंड ले रहा है, नहीं मैं तो ऐसे ही करूंगा, तो इसका मतलब ये है कि उसके मन में हेरा फेरी का पक्का ही फैसला है। एक तो मैं ये कहा, दूसरा इसी के कारण मैं उसको ये भी एक आरटीआई का लिख रहा हूं। कल हमने ट्राई किया ऑनलाइन डालने का, मेरे को लगता था कि डर गया, लेकिन वो डरा नहीं है, रिवर्ट होता रहा। इन्होंने पैसे नहीं लेने की, वो 10 रुपए जो लेते हैं उसकी मैं रजिस्ट्री करा के भेज रहा हूँ इनको। क्यों? कि आप मेरे को ये बताइए कि 2003 में आपको समय कितना लगे था? 1.5 साल, करीब 1.5 साल लगा था। ये जो जाति जनगणना बिहार में हुई,
कोई कागज नहीं लिया गया, कोई सबूत नहीं लेना था, सिर्फ बोलना था किसी ने कि कितना है कितना नहीं। नीलू जी वो डेढ़ पूरा करने के लिए 9 महीने लगे, 9 से 10 महीने, कुछ नहीं लेना था। मैंने खुद पंजाब में डोर टू डोर सर्वेक्षण किया कैंसर का। मैं क्यों बता रहा हूं कि क्यों मुश्किल है ये काम। कोई बोलेगा यार इसने क्या कोई काम किया होगा। 45,000 वर्कर मैंने लगाए, 45,000, 9,000 सुपरवाइजर लगाए उनपे। डेली का डेली डाटा ट्रांसफर होता था। फार्म जो था इतना बड़ा, उसको ऑटोमेटिक वो नंबर में चेंज होता था। उन्हें नंबर फार्म का कॉलम भरना था, कॉलम में जो क्या है वो अपने आप ट्रांसफर हो जाता था। ऐसा बना है, इजी फॉर्म था। इनका तो इतना इजी भी नहीं है। तब भी हमें 4 महीने लगे थे। पंजाब की पॉपुलेशन 3 करोड़ पॉपुलेशन थी, 56 लाख घर थे, 56 लाख डिवेलिंग यूनिट्स, 3 करोड़ की आबादी, 45,000 वर्कर लगा के, 9,000 सुपरवाइजर लगा के, और उनको 1300 वर्कशॉप में ट्रेनिंग देके, 1300 वर्कशॉप में ट्रेनिंग दिया कि कैसे करना है। इसके बावजूद और डेली का डेली डाटा ट्रांसफर हो रहा है। सो इसलिए ये काम इतना आसान है। गणेश कुमार ने, मेरे को लगता है कि कभी ऐसा काम किया ही नहीं इतना बड़ा। उसको बेचारे को पता ही नहीं है क्या होगा। अब उसके मन में बेईमानी है, ईमानदारी तो है नहीं। अगर ईमानदार होता तो सुनता कि हाँ यार बताओ क्या बात है, क्यों ऐसे हो रहा है, क्या लगता है आपको क्यों होगा। एक तो ये बात है। दूसरा, किसी के बताने की क्या जरूरत है। आप चीफ इलेक्शन कमीशन है, आप निर्वाचन मुख्य निर्वाचन आयोग है, तो आपके लिए आप रोज बोलते हैं कि हम तो जी 1950 का जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके हिसाब से चल रहे हैं। लेकिन आप उसकी सिलेक्टिव क्लॉजेस देख रहे हैं, अपनी मर्जी की क्लॉज। बाकी क्यों नहीं बता रहे। जब आप बाकी क्लॉजेस नहीं बता रहे, इसका मतलब यह है कि आपके मन में कुछ और है, आप कुछ और करना चाहते हैं। यही तो धोखाधड़ी होती है। और धोखाधड़ी क्या है कि आप एक बात बताते हैं, दूसरी बताते नहीं, ताकि अपनी मर्जी करें। अब उसी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जिसकी ये बात कर रहे हैं महारथी हमारे मुख्य निर्वाचन आयोग, कि जी हम तो उसके हिसाब से चल रहे हैं, हमें तो 21 और 25 में ये राइट मिला हुआ है, हमें तो जी 19 में राइट मिला है, 16 में। हम मानते हैं कि आपको समरी रिवीजन, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, पार्शियल इंटेंसिव एंड पार्शियल समरी रिवीजन का अधिकार है। इस अधिकार का मेरे को अधिकार है कि मैं मरीज की सर्जरी कर सकता हूं, लेकिन मरीज को मारने का अधिकार तो नहीं है, सर्जरी करने का अधिकार है। सो राजीव कुमार को ऐसा ही, वो उसके लिए टाइम की भी चाहिए, टाइम है ही नहीं। इलेक्शन होना है, इलेक्शन हम जो इलेक्टोरल रोल्स बनाते हैं, समरी रिवीजन करते हैं, काहे के लिए करते हैं, टाइम पे इलेक्शन कराना। इलेक्शन कमीशन का काम टाइम पे इलेक्शन करवाना है। अगर वो रिवीजन में लगा रहा, रिवीजन हुई ना, लोगों के वो हो गए, कितने लोग, नीलू जी आप का मानेंगे, हमारे दर्शकों के लिए मैं बता रहा हूं। दूसरा, इलेक्शन कमीशन इतना फ्रॉड कर रहा है लोगों के साथ। 30 तारीख को इसने एक अपना प्रेस बयान जारी किया, प्रेस स्टेटमेंट। उसने इसने बोला और पूरा उसको छाया है, लोगों में कंफ्यूजन भी हो गया कि जी अब तो घुटनों पे आ गया निर्वाचन आयोग। कहा क्या है कि देखिए 2003 की जो मतदाता सूची है वो हम अपलोड कर रहे हैं। वैसे कर रहा है जैसे बहुत बड़ा कोई काम कर रहा हो लोगों के लिए। इट इज हिज ड्यूटी। जब आप 2003 को एक बेसलाइन बना रहे हैं तो आपको 2003 की तो पहले अपलोड करनी चाहिए थी। यू आर मेकिंग ए बेसलाइन विदाउट टेलिंग द पीपल व्हाट इज द बेसलाइन। नहीं, लेकिन वो सवाल ये बेसलाइन उठता दिखा है नहीं कि रहे। ये दो, नहीं नहीं डॉक्टर गर्ग, ये 2003 की जो बेसलाइन बनाई है किस आधार पर बनाई है? आज मैं वो ये आऊं, भी तो मैं बाद में, पूछते हैं। मैं नहीं नहीं मैं उसके बाद में आ रहा हूं। मैं पहले ये कहा हूं जो इसने किया उसकी बात बता रहा हूं, फिर मैं बोलूं ये कर नहीं सकता। हम्म। ये बोलता है कि 2003 की हमने बेसलाइन बना ली, हालांकि वो गलत है, कानूनी नहीं बना सकता, उसका कोई आधार नहीं है। बना ली तो फिर 2003 की बेसलाइन तो पहले इसको डाल देनी चाहिए थी कि जी 2003 के ये थे, अपना अपना देख लो। अब ये बोलता है एहसान करके, जब लोगों ने हो हल्ला किया कि हमने जी वहां डाल दी,
फिर क्या बोलता है कि जो 2003 में जिसके माँ बाप का नाम दर्ज है उसको कोई और सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। क्या इसका मतलब ये है, पहले गणेश कुमार ये भी कहता था कि 2003 में भी दर्ज हो हम तो उसको भी नहीं मानेंगे। अपनी बात को आप भी कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं। एक आप बोल रहे हैं कि 2003 की सूची हमारे लिए सैक्रोसंक्ट है, बड़ी पवित्र है, उसी को हम मानेंगे, और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं उसी में दर्ज भी हो तब भी हम नहीं लेंगे। अब जब हो हल्ला हुआ आप बोलते हैं हाँ जी हम उसको मान लेंगे। इसका मतलब पहले नहीं मानना था। ये ऐसा ऐसा लोगों को कर रहा है, ये बेईमानी होती है, ये फ्रॉड होता है लोगों के साथ। हमें एक शपथ लेते हैं जब अफसर बनते हैं कि मैं भारत के संविधान के तहत काम करूंगा, उसी जो है उसी तरीके से काम करूंगा, कानून को लागू करूंगा, कानून से काम करूंगा, न्याय करूंगा, और मैं जो गोपनीयता है वो बरकरार रखूंगा, और मैं देश के विरोध में कोई बात नहीं करूंगा। तो ये तो देश के विरोध में कर रहा है। हमारा प्रजातंत्र तो देश है, वी दी पीपल ऑफ इंडिया, हमने संविधान दिया है। ये गणेश कुमार इज द प्रोडक्शन ऑफ द पीपल। नहीं, लेकिन हम बार बार अब जब ज्ञानेश कुमार की हम सर बात करते हैं तो जाहिर सी बात है कि उनकी तुलना अब राजीव कुमार से हो रही है, कि राजीव कुमार को हम ये कहते थे कि भाई वो सबसे भ्रष्ट, अभी तक के भारत के चुनाव इतिहास के सबसे भ्रष्ट मुख्य चुनाव आयुक्त वो निकले, और उनके इम्पीचमेंट की बातें कही गई, और ये भी बोला गया कि उन्होंने जितना बड़ा फ्रॉड चुनावी प्रक्रिया के साथ किया वो बहुत ही पार्डनेबल नहीं था किसी भी सूरत में। लेकिन अब ज्ञानेश कुमार किस हद तक का फ्रॉड कर रहे हैं? क्या वो राजीव कुमार के भी पिताजी बन चुके हैं? क्या राजीव कुमार के 100 कदम वो आगे चल चुके हैं इस भ्रष्टाचार में, चुनाव को लूटने के लिए, जो चुनाव मेरे लूटने का कार्यक्रम है? मेरे मेरे हिसाब से नीलू जी ये कदम तो मिल ही नहीं जा सकते, कितना बड़ा वो आगे निकल गया। मैं तो इसको चूहा और हाथी बोलते हैं एक। ओ, तो वो तो चूहे के बराबर अगर मान ले हम नहीं तो ये आप ये राजीव कह कुमार रहे को। हैं कि वोटों की चोरी में राजीव कुमार चूहा थे और ज्ञानेश कुमार हाथी है, इतना बड़ा वो फ्रॉड बिल्कुल कर रहे हैं? एग्जैक्टली एग्जैक्टली, क्यों मैं क्यों कहता हूं, इसका बेसिस है। ऐसे नहीं है, मैं हवा में नहीं बात कर रहा। जो राजीव कुमार था लोगों को वोट डालने से रोकता था किसी तरीके से, वोटों की गिनती बढ़ाता था। वो वोटर का जो राइट था वो इतना ज्यादा नहीं छीन रहा था, कहीं कहीं छीना है उसने। ये तो एक स्टेट में 5 करोड़ वोटरों का राइट छीन रहा है। अब ये बोल रहा है, मैं बता रहा हूं पहली बात, 2003 का बेस लाइन देने का इसको कोई भी मैंडेट नहीं है, कोई भी अधिकार नहीं है। इट इज आर्बिट्ररी, इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये गैर संवैधानिक है, ये गैर कानूनी है, और ये इसके अधिकार क्षेत्र में नहीं है कि कोई भी डेट तय कर दे। डेट ये डेट क्या कह सकता था कि मैं 2024 की जो लोकसभा में चुनाव हुआ उसको बेस मान के अब एसआईआर करूंगा। एसआईआर करने का अधिकार है, ना कि बेस लाइन तय करने का। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का अधिकार है इसको, वो है, लेकिन बेस नहीं। ये ऐसे कर, ऐसे तो बोलेगा मैं 51 का बेस रखूंगा, 2003 का रखा है, 51 का क्यों नहीं रख दिया? तो इसलिए ये गलत कर रहा है, इसको कोई अधिकार नहीं है। दूसरा दूसरा बात ये है कि जैसे मैं एक ये राइट टू वोट भी हमारा राइट है। राइट टू प्रॉपर्टी में ऐसा है कि अगर आपके पास 12 साल से प्रॉपर्टी है ना, तो उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल होता है कि आपने पहले क्यों नहीं चैलेंज किया। एक अनपढ़ निरक्षर बंदा भी 12 साल दूसरे के पास प्रॉपर्टी रही हो, उसको चैलेंज करना बहुत मुश्किल है। किराए की प्रॉपर्टी कई दफा उसकी बन जाती है कि ये तो हम 25 साल पहले की, 22 साल पहले की कर रहा है। कहां से आ गया? जो नेचुरल, हम बोलते हैं दी प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, जो जो कुदरती न्याय की प्रक्रिया है उससे भी ये बाहर जा रहा है, अपने अधिकार क्षेत्र से ये खराब कर रहा है, जानबूझ के कर रहा है, क्योंकि ऐसे ऐसे तो है नहीं भी, ये पढ़ा लेकिन लिखा नहीं है। जब आप ये कहते हैं कि 4 या 4.5 करोड़ वोटर्स की चोरी एक झटके में ज्ञानेश कुमार कर रहे हैं, तो इसका मतलब तो ये है कि 60 से 65% जो वोटों की चोरी है वो ऑलरेडी हो चुकी है, वो बीजेपी के कब्जे में आ गए 60 से 65% वोट। क्या इसका ये मतलब सही तो बात? यही हुआ, जब इसने फैसला ले लिया तो वैसे ही कर देगा। मैं बता देता हूँ कैसे, छोटा सा अपने दर्शकों के लिए, बाद में मैं कानून पे आता हूँ। एक तो ये है कि ये बोलता है कि 4
1,96,00,000 49.6 मिलियन वोटर था 2003 में। दिस व्हाट ही सेज। हमने अपलोड कर दिया। अब इसको पूछो कि 22 साल में उनमें से मर कितने गए होंगे? डेथ भी तो हुई है ना। वो करीब 1 करोड़ डेथ हुई है। 1 करोड़, जो पूरे नेशनल सैंपल सर्वे होता रहता है उसके हिसाब से मैं आंकड़े बोल रहा हूँ, क्योंकि नेशनल सैंपल सर्वे हम डॉक्टर्स जो हैं वो देखते रहते हैं बार बार, हमें जरूरत पड़ती है डेटा की। तो डेटा तो हमें हर वक्त चाहिए। सो 1 करोड़ निकाल दे तो 3,96,00,000 रख रहे, यानी कि 39 मिलियन रह गए। 49.6 मिलियन से 49.6 मिलियन से तो करीब करीब 50 मिलियन से 40 मिलियन रह गए। अब 40 मिलियन में से क्या हुआ है, बहुत से लोग यहाँ से छोड़ के चले गए हैं, तो उसको भी अगर निकाल लें तो 5 मिलियन कम से कम वो हो जाएंगे, तो 3.4 मिलियन रह गए। अब 3.4 मिलियन जब मैं 7.9 मिलियन से निकालता हूँ, 79 मिलियन से 34 मिलियन निकालता हूँ, तो कितना रह गया? 35 मिलियन 45 मिलियन, यानी कि 4.5 करोड़। 4.5 करोड़ वोटर को अब कैसे करेगा? देखिए, जो मैं रूल आपको दिखा देता हूं। पहली बात, इसमें ये जितने भी रखे हैं 11 मुद्दे के कौन कौन से डॉक्यूमेंट हैं, इसमें आधार कार्ड नहीं डाला। इट इज इलीगल। ये लेटर अपने आप में इलीगल है, बिकॉज द मैंडेटरी इंस्ट्रक्शन ऑफ द इलेक्शन कमीशन, इलेक्शन लॉ has been violated by Mr. Rajiv Kumar through this letter of 24th of June. अब क्या है उसमें? जो मैंडेटरी लॉ है इंडिया का, जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, उसकी जो सेक्शन 23 है 23, वो सेक्शन 23 ये बोलती है कि आपने जिसको भी रजिस्टर करना है उसमें आधार कार्ड, ये मैं आपको दिखा रहा हूं, आधार कार्ड उसमें अनिवार्य है, मानना ही पड़ेगा। बल्कि इसमें यह भी लिखा है कि अगर कोई आधार कार्ड नहीं भी पेश कर सकता, ना तो उसको 6 फॉर्म लेके रजिस्टर करने से रोका जा सकता है, पंजीकृत करना ही पड़ेगा आधार कार्ड नहीं भी दिया, और ना ही उसका नाम काटा जा सकता है। फिर उसमें एक अल्टरनेटिव दिया है सेक्शन 6 के बाद, सब सेक्शन 6 के बाद, कि अगर वो आधार कार्ड ना हो उसके पास तो कोई और वैलिड डॉक्यूमेंट वो दे दे। बताया नहीं कौन सा, कोई भी वैलिड, क्योंकि प्रूव तो ये करना कि मैं यहाँ का सिटीजन, मेरी ये। सो इसलिए ये सेक्शन 23 जो है, ये 23 है, इसको राजीव कुमार, ये गणेश कुमार हैज नो राइट टू वायलेट इट। गणेश कुमार कैन नॉट रीड इन बिटवीन दी लाइन्स। तो हाँ जी, आज जब इंडिया अलायंस की एक मीटिंग हो चुकी है और हाँ जी, ज्ञानेश कुमार सुनने के मूड में नहीं है, अभिषेक मनु सिंह भी जब उस मीटिंग से बाहर निकल कर आए और मनोज झा और बाकी लोगों ने भी कहा कि चुनाव आयोग बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं है, तो सुनने के मूड में नहीं है तो फिर अब डॉक्टर गर्ग विकल्प क्या बचा है? क्या ये विपक्षी पार्टीज अब इसी तरीके से चुनाव को लुटता हुआ देखेंगी बिहार में, और हाँ हाँ। बिहार लुटता हुआ चुनाव होगा? तो ये तो जो गणेश कुमार कर रहा है ना, वो तो अपने राइट से बियॉन्ड जा रहा है। ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज ब्रीफ। अब चोन तो लुटेगा वो। हम तो जो जिसका घर लुटा जा रहा है बोलना तो उसने है। अब जिसका घर लुटा जा रहा है वो उसके पास जा रहा है जो लुटेरा है, जो खुद लूट रहा है, उसको जाके बोलते हैं भाई ऐसे मत कर। क्या गिनती से ऐसी बातें होती हैं? ये इंडिया गठजोड़ को एक पूरे का पूरा एजिटेट करना होगा। बड़े बड़े शासक होते हैं ना, ये तो फिर भी एक नौकरशाह है। जो राजे होते हैं ना, उनके भी तख्त हिल जाते हैं, तख्तो ताज हिलते हैं जब जनता उठती है। सो अब उनको सड़कों पे आना होगा, उनको ये कहना होगा कि आप काट लो, हमारी वोट काटनी है तो हम देखेंगे। ये तो अब करना ही होगा। देखना तो है जोर कितना बाजुए कातर में है। इसके राजीव कुमार बाजुए कातर है, हम अब देखेंगे कि कितना जोर है इसके बाजू में। सो अब ये बातें, अब समाज ये नहीं रहा कि हम उसको मिलेंगे। डॉक्टर हाँ गर्ग, जी,
डॉक्टर गर्ग, समझने वाली बात ये है कि हम लोग पता नहीं कितने कार्यक्रम कर चुके हैं इस चुनावी लूट पर। जब लोकसभा के चुनाव चल रहे थे उस समय भी हमने किया, महाराष्ट्र, हरियाणा, दिल्ली, सब चुनावों में हम लोगों ने कार्यक्रम किया कि किस तरीके से चुनाव आयोग, बीजेपी और आरएसएस के जो पन्ना प्रमुख हैं वो मिलकर सारा खेल करते हैं, चाहे वो फॉर्म 7 हो, चाहे फॉर्म 8 हो, चाहे फॉर्म 17 हो, हर तरीके की धांधलेबाजी हम लेकर आए। लेकिन अब बिहार में आपने क्योंकि ये बात कही कि राजीव कुमार से भी 10 हाथ आगे चल रहे हैं ज्ञानेश कुमार, तो अगर हाँ 10 हाथ वो आगे चल रहे हैं तो इसका मतलब वो कौन सा हथकंडा वो अपना रहे हैं जिससे कि हम ये कहें कि राजीव कुमार का फ्रॉड बिल्कुल छोटा एक चूहा लगता है और ज्ञानेश कुमार का फ्रॉड एक हाथी है, जो बात आपने कही, ऐसा बिल्कुल कौन बात सा है। वो कर रहे हैं एक मैं मैं स्ट्राइक में? जी। मैं बता रहा हूँ। एक तो पहली बात, कौन नागरिक है, नागरिकता तय करना जो है, डिसाइड करना, उसका न्याय करना कि कौन नागरिक है कौन नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। उसके पास कोई अधिकार नहीं है किसी को नागरिक कहना या नहीं कहना। हमारे फोर फादर जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया वो बेवकूफ नहीं थे, वो सियाने थे। ये गणेश कुमार तो बेचारे ने कभी लड़ाई नहीं लड़ी, ये तो नौकरशाह है। एक तो ये है कि ये रूल तोड़ रहा है, इसी से पता चलता है कि ये कोई बड़ा फ्रॉड करने वाला है। दूसरी बात है, ये इतना आप मीडिया में इतनी बात हो रही है, आर्टिकल लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग, जो मैं तो छोटा सा बंदा हूँ लेकिन बहुत सियाने लोग लिख रहे हैं, बड़े ब्यूरोक्रेट लिख रहे हैं रिटायर्ड, तो इसको ये भी मालूम होना चाहिए था। फिर जो इंडिया गठजोड़ की जैसे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, तो राजनीतिक जो दल हैं वो भी बात कर रहे हैं। ये कोई अकेला तो बहुत बुद्धिमान नहीं ना हो गया। बुद्धिमान तो वही होता है जो सबकी बात सुनता है, फिर कानून के हिसाब से फैसला करता है। कानून तो ये लागू नहीं कर रहा। अब फ्रॉड क्या होगा ये मैं बता देता हूँ। जो आप बोलते हैं कि कैसे इतना बड़ा होगा, मैंने गिनती करवा दी आपको कि 49 मिलियन, यानी कि 5 करोड़, करीब 4 करोड़ 90 लाख वोट इसने काट दी है 2003 के हिसाब से। पहला काम ये है कि उस वोट को काट देना है, क्योंकि जो भी इसको कागज नहीं देगा, वो कागज 70% लोगों के, खास करके जो विशेषज्ञ, जो माइनॉरिटीज हैं, जो दलित हैं, जो आदिवासी हैं, उनके पास ये कागज होते ही नहीं है। मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूं। मैं तो इतना बड़ा अफसर रिटायर हुआ हूं, 1.5 लाख एक, अभी तो 1.75 जमा हुआ है मेरा, इतनी पेंशन ले रहा हूं, पंजाब में ही जमा पड़ा हूं। मैं तो पाकिस्तान से भी नहीं माइग्रेटरी। ना तो मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है, ना तो मेरे पास मेरे माता पिता का बर्थ सर्टिफिकेट है, क्योंकि मेरे तो बर्थ ही तब हुआ था जब वो मार्कअट चल रही थी, मार्च 23 मार्च का। और जो मेरा मैट्रिक और 8वीं का सर्टिफिकेट है, उनमें डेट का अंतर है। एक में 23 मार्च 8वीं में सही लिखी हुई है, लेकिन 10वीं में जब वो कहीं भर रहे होंगे 3 का जीरो बन गया, वो 20 आ गई। अब वो भी वैलिड नहीं हो सकता। फिर बोलते हैं आप अपनी जायदाद दिखाएंगे, जायदाद मेरे पास ना हो तो क्या करूंगा। मेरे पास एक पासपोर्ट मैंने बनवा दिया बीच में, वो तो है, आधार कार्ड है, आधार कार्ड आई कैन शो यू, शो देम। मैं अपना पैन कार्ड दिखा सकता हूँ, लेकिन वो 87 से पहले नहीं बना हुआ, तो फिर क्या करेंगे। सो इसलिए इतनी बातें जो ये कर रहा है गणेश कुमार, ये जो बड़े बड़े लोग जो सचमुच में पढ़े लिखे पूरे कागज तैयार करके रखते हैं, ये इतनी फाइलें पड़ी हैं मेरे पास, इनमें कागज ही कागज हैं, डाटा ही डाटा है। तो अगर मेरे पास नहीं हो सकता, और पूरी कोशिश, ऐसा नहीं है कि मैंने कोशिश ही नहीं किया कभी, तो मैं ये बोलता हूं कि बिहार में जहां लोगों के पास ना तो घर है, ना तो जमीन है, ना तो वो इतने पढ़े हुए हैं, मैट्रिक कितनों ने लोगों ने की होगी, तो ना तो वो कोई इनकम टैक्स पे ही है, ना तो उनके पास कोई जो है अपना आइडेंटिटी कार्ड है, सिवाय मनरेगा वर्कर के पास होगा ज्यादा से ज्यादा। कितने लोग होंगे जिनके पास पेंशन पेमेंट ऑर्डर होगा, और कितने लोग होंगे जिनके पास 1/7/87, क्यों कहता हूं मैं ये, 1987 से पहले का देखना मैंने। दीज आर टू वी कॉल इट इन लॉ। कानून में नीडू जी हम बोलते हैं 3 बातें, ये तीनों गड़बड़ कर रहा है, इसलिए मैं बोल रहा हूं। एक बात हम बोलते हैं कि हमें कानून को जैसे कानून हो वैसे ही देखना होता है, और पूरे कानून को देखना होता है, उसकी एक धारा को देख के हम फैसला नहीं कर सकते। एक तो ये है, और कितनी दफा सुप्रीम कोर्ट ने, हाई कोर्ट ने ये डे डाउन किया है कि हमारी मर्जी नहीं है, वी लॉ हैज टू इंटरप्रेट एज इट इज। एक बात, ये गणेश कुमार ये नहीं कर रहा। दूसरा,
दूसरा हमने क्या करना होता है, आर्बिट्रीनेस। लॉ में कहीं भी आप अपनी मनमर्जी नहीं कर सकते, आपको लॉ के हिसाब। अब 2003 इज एन आर्बिट्ररी डेट, इट इज टोटली आर्बिट्ररी, इट हैज नो बेसिस एक्सेप्ट कि जी 2003 में वो सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट पास हुआ था, मैं तो इसलिए मान रहा हूं। इसलिए मानना, पर राजीव कुमार को गणेश कुमार को न्याय नहीं आ गया, जो 2004 में थे, 2005 में थे, वो सब लोगों को वो कोई बेवकूफ थे। ये अकेला सेना आ गया, ये नहीं कर सकता वो डेट, उन्होंने नहीं की, तो ये इसके पास तो अधिकार ही नहीं है। फिर इसके आगे एक 7 87 से 1 जुलाई 1987 के पहले का कार्ड, क्या बेवकूफी की बात करता है। ऐसे गणेश कुमार अपने गांव में, अगर ये गांव का रहने वाला है, अगर शहर के रहने वाला है, अपने मोहल्ले में ये इतने लोगों का ढूंढ के दिखा दे सब कुछ, ऐसे बातें करता हवा में बैठ के। इससे मैं बोल रहा हूं कि जब आप 5 करोड़ 4 करोड़ 90 लाख लोगों का ऐसी बात कर रहे हैं कि हम तो काट देंगे अगर आपका नहीं है, क्योंकि आपका बीएलओ जाएगा कागज देगा। उससे आगे बीएलओ ईआरओ के पास कोई अधिकार नहीं है वो किसी का सिटीजनशिप डिसाइड करे। अगेन ही इज गोइंग बियॉन्ड हिज ब्रीफ। तो इन बातों से मैं कह रहा हूं नीलू जी कि ये पूरे का पूरा गैर कानूनी कर रहा है। राजीव कुमार फिर भी बात सुनता था, कभी ना कभी जवाब देता था, ये तो लफाफेबाजी कर रहा है। और जो आप बोलते हैं, एक बात मैं दर्शकों के लिए और आपके लिए भी कहना चाहूंगा, हमें लगता है कि हमारे बोलने से कुछ नहीं होता, नहीं होता है। क्यों? क्योंकि उनको अपना तरीका बदलना पड़ता है। जब उनको अपना तरीका बदलना पड़ता है लूट करने का, इसका मतलब कोई ना कोई प्रभाव तो पड़ा है, नहीं तो तरीका बदलते ना वही तरीका रखते। जब वो तरीका बदल रहे हैं, इसका मतलब उनको पता है कि लोगों को यार पता लग रहा है और बोल रहे हैं, सो इसलिए बिल्कुल। इसका फायदा है। लोगों को सड़कों पे आना पड़ेगा। जितने प्रोग्राम आप अगले 10 दिन में कर देंगे, जुदा जुदा जो इतने जाने माने वकील हैं, जाने माने साइंटिस्ट हैं, उनके साथ जो जो भी आपको मिले, आप देखना आप देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे होंगे। आज हमें दूसरी आजादी की लड़ाई लड़नी होगी। दिस इज सेकंड फ्रीडम फाइटर, freedom movement, because we have been enslaved by the bureaucracy in connivance with RSS, in connivance with the present regime। ये इमरजेंसी की बात करते हैं, इमरजेंसी में तो मैं तो इमरजेंसी में ऑफिसर लगा हुआ था सरकार का, हमने तो कभी ऐसा देखा ही नहीं था जो आज हो रहा है। सो आज तो हम कोई देश की आजादी आजादी के रूप में नहीं रह नहीं तो रहे। हर बंदा बिल्कुल, इंसान डर के बीच में है, और उसका जो आप एक वोट का अधिकार था वो भी गणेश कुमार खो रहा है, छीन रहा है। आप हाँ जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं। और मेरा आखिरी सवाल भी यही है डॉक्टर गर्ग कि क्या अब बिहार का चुनाव हम ये मान ले, ठीक है जब तक सड़क पे उतरेंगे तब तक तो चुनाव की डेट्स की घोषणा हो जाएगी, यहाँ पे कैंपेन ऑर्गेनाइज करने में विपक्ष पार्टी आप देख लीजिए कि 100 दिन लग जाएंगे उनको खाली कैंपेन मैनेज करने में कि कैसे हम कैंपेन उतारेंगे क्या करेंगे। मुझे नहीं पता विपक्ष इसको इस इशू को किस तरह से आगे बढ़ के लेके जाएगा। लेकिन क्या हम ये मानकर बैठे कि बिहार का चुनाव बहुत ही बुरी तरह से लूट लिया गया है, और जितनी मेजॉरिटी बीजेपी की दिख रही थी महाराष्ट्र इलेक्शंस में, जिस तरीके का एक रूथलेस मैंडेट उनको आया है, कहीं उससे ज्यादा बड़ा मैंडेट बिहार में आएगा, क्योंकि बिहार का चुनाव 65% हम ये मान लें कि ऑलरेडी लुट चुका है। लुट चुका वर्ग जैसा ही है। लुट चुका तो तब होएगा ना जब बन जाएगी। अब उसके बनने में देर बोलते हैं देर आर मैनी स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अब क्या नहीं क्या है स्लिप जॉइंट कहाँ? पर, मैं बताता हूँ। डॉक्टर गर्ग स्लिप है कहाँ? मुझे तो कोई स्लिप दिख नहीं मैं रही है। बता रहा हूँ वही। अपोजिशन नो जब नो, वो इश्यू लेकर गया तो सुना तक नहीं ज्ञानेश कुमार ने नहीं जी। नहीं, मैं वही बता रहा हूँ, मैं वही बता रहा हूँ। किंग ब्रूस स्पाइडर को हम सब कहानी सुनते हैं बचपन से। एक तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी का स्कोप अभी भी है। दूसरा ये है, ऐसा नहीं है। अगर वो एजिटेट करेंगे, लॉ क्या कहता है कि नॉमिनेशन डेट तक इलेक्शन सूची जो रिवाइज हो सकती है, वोटर बन सकता है। सो नॉमिनेशन डेट तक वो बोलेंगे पुरानी सूची लागू करो, और जो नए लोग आए हैं जो आपकी इसमें रिवीजन में, वो उसमें ऐड करो। ये हो सकता है, इसमें जरा भी दिक्कत नहीं है, लेकिन एजिटेट तो करना होगा। अगर सोचेंगे बातचीत करके डीएम से मिल लो, उससे मिल लो, बीएलओ को अपनी तरफ कर लो, ईआरओ को अपनी तरफ कर लो, उससे कुछ नहीं होगा। एक उससे, क्योंकि नॉमिनेशन से पहले पूरी की पूरी सूची रिवाइज हो सकती है, और उसके रिवाइज होने में मैं एक साइंटिफिक वे बता रहा हूं
कि जो 2024 की सूची थी उसमें जो उन्होंने कोई मर गया, कोई होर हो गया, वो तो हो गया। जो नए लोग आए, जो ये रिवाइज कर देंगे तब तक जैसा भी घपला करके, वो नए उसमें केवल डालने होंगे उस सूची को परिमाण। और इसमें लिखा है, ये मैं कोई हवा से नहीं बोल रहा, इसमें लिखा है कि अगर सूची रिवाइज नहीं होती तो पुरानी सूची ही काम करेगी। ये इलेक्शन रिप्रेजेंटेटिव पीपल्स एक्ट में लिखा हुआ है। तो इसलिए हम कानून के हिसाब से नॉमिनेशन की डेट तक इस सूची को लागू करवा सकते हैं। चलिए, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है जो हो रहा है। और आज इंडिया अलायंस के लोग चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग से मिलने के लिए गए और अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि चुनाव आयोग उनको सुनने के मूड में नहीं था। बिल्कुल भी सौहार्दपूर्ण मीटिंग नहीं हुई, क्योंकि चुनाव आयोग ये सारी बातें जो ऑपोजिशन ने उठाई, जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन है ऑफ इलेक्टोरल रोल्स को लेकर, तो उसने सुनी नहीं। और जैसा कि डॉक्टर प्यारेलाल गर्ग ने कहा कि राजीव कुमार जो पहले के मुख्य चुनाव आयुक्त थे, उन्होंने जो फ्रॉड किया था वो एक छोटा सा चूहा था, और ज्ञानेश कुमार जिस तरीके का फ्रॉड और भ्रष्टाचार और वोटों की लूट में लग चुके हैं, वो एक हाथी के समान है। तो आप सोच सकते हैं कि क्या बिहार का चुनाव ऑलरेडी लुट चुका है। अब इसको हम और कैसे रोक सकते हैं, ये देखना होगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर गर्ग। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। थैंक यू। सो नाइस।